गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार मैं पुनः अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। अभी कुछ देर पहले मेरी साइंस की क्लास आई थी और अब मैं पुनः 15 बेहतरीन प्रश्नों के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह अपने करंट बम की क्लास को एक अच्छे विचार के साथ एक अच्छे विचार के साथ। और आज ये विचार थोड़ा सा शायराना है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कुछ शायरी, कोई मोटिवेशनल शायरी लेकर के आया करिए, तो मैंने उसी को देखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को शुरू किया है। देखिएगा, बहुत ही अच्छा विचार है, शायरी के माध्यम से है। ठीक, ये विचार कहता क्या है ठीक, कदमों को संभालो अभी रुकना नहीं है, कदमों को संभालो अभी रुकना नहीं है, मंजिल की राहों में अब झुकना नहीं है, मंजिल की राहों में अब झुकना नहीं है। ठीक, जुनून बना लो लक्ष्य को पाने का, जुनून बना लो किसको? लक्ष्य को पाने का, क्योंकि हालात बदलेंगे पर रुकना नहीं है। ठीक, बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट है और ये शायरी के माध्यम से है। इसमें देखिए क्या है कि कहा गया है कि जब भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पहली बात तो अपने कदमों को संभालिए, ठीक, और हालातों से लड़ने की क्षमता पैदा करिए। यदि आपके पास हालात आपके विपरीत हैं, हालात आपकी परिस्थितियों के विपरीत हैं, अगर लक्ष्य को पाने की जिद है तो बड़े आराम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समय हमेशा जो है एक समान नहीं रहता। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा इस विचार के साथ कि जब भी पूरी लाइफ में आप अपने आप की वैल्यूएशन करेंगे एक एज होने के पश्चात, तो यदि अगर आपने जीने की कला विकसित कर ली है, हमेशा खुश रहने की कला विकसित कर ली है मेहनत के साथ, तो आपको कभी भी किसी भी गोल को प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होगी। बस अपने कर्म को मेहनत से, ईमानदारी से करते रहिए। ठीक, तो इस विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025, यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 भारत को कौन सा स्थान मिला है? आप लोग खटाखट आंसर भेजते रहिए, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिए। ठीक, बढ़िया से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, कंटेंट देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा और आंसर भेजिएगा। पहली बात तो इस रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। यूबीएस मतलब यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड। ठीक, और ये आपका ये सर्वे कराता है, ये आपका सर्वे कराता है पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व में ये सर्वे कराता है पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, आय के आधार पर जो है देशों की स्थिति को निर्धारित करता है, देशों की स्थिति को निर्धारित करता है, स्थिति को निर्धारित करता है। ठीक, इसका मतलब अब हम देशी भाषा में कहेंगे कि पूरे विश्व में कौन सा देश आपका अमीर है और कौन सा देश आपका कौन सा है, गरीब है। इस पर जो ये सर्वे किया जाता है इसी को कहा जाता है यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, वैश्विक, इसकी हिंदी होगी वैश्विक धन रिपोर्ट 2025। ठीक, यह रिपोर्ट सिर्फ देशों की रैंकिंग को तय नहीं करती है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यह रिपोर्ट अलग अलग देशों की रैंकिंग ही नहीं निर्धारित करती है, ये अलग अलग देशों में लोगों की स्थितियों पर भी नज़र डालती है और उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए उस सरकार को सुझाव देती है। तो कुल मिला के पूरे विश्व को धनी बनाने के लिए ये सुझाव भी देती है, पूरे विश्व के देशों की आर्थिक स्थिति क्या है इस पर सुझाव देती है, इसको बताती है और अलग अलग देशों को अलग अलग सुझाव देती है। ठीक, और इस रिपोर्ट को कहा जाता है यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट का पहला प्रमुख बिंदु क्या है? इस रिपोर्ट का पहला प्रमुख बिंदु है कि पूरे विश्व में
पूरे विश्व में सबसे धनी देश, 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 उत्तर आप देते रहिए, सोचते रहिए। विश्व में सबसे धनी देश घोषित किया गया है किसको? अमेरिका को। किसको घोषित किया गया है? अमेरिका को। ठीक, दूसरे स्थान पर आपका है चीन, दूसरे स्थान पर आपका है चीन, और तीसरे स्थान पर है आपका तीसरे स्थान पर है आपका जापान। ठीक, तो फर्स्ट पोजीशन पे है अमेरिका, दूसरे पोजीशन पे है चीन और तीसरे स्थान पर है जापान। इस रिपोर्ट में भारत की पोजीशन पूछी गई है, तो इस रिपोर्ट में भारत की पोजीशन कौन सी है? 14। तो इसका राइट आंसर होगा 14। ठीक, तो ये 14वां स्थान है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का। और ये रिपोर्ट और क्या कहती है? ये रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे विश्व में जो है लोगों की इनकम में लगभग 4.6% की वृद्धि हुई है। 4.6% की आर्थिक वृद्धि हुई है। 4.6% की आर्थिक वृद्धि हुई है। इसके साथ ये और एक चीज डाटा देता है कि विश्व के करोड़पतियों में 40% करोड़पति आपके सिर्फ किस देश में है? अमेरिका में है। ठीक, किस देश में है? अमेरिका में। तो अमेरिका को यूं ही सुपर पावर नहीं कहा जाता। और देखिए अमेरिका के बाद सेकंड पोजीशन आपकी कौन सी है? चीन की है। ठीक, आज की डेट में ये पैमाना होता है पावर का एक स्तर है मुद्रा, रुपया जिसके पास है उसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। और देखिए अमेरिका पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा धनी है, इसलिए इसको सबसे पावरफुल कंट्री का दर्जा भी प्राप्त है। और इसी के आसपास मंडरा रहा है कौन सा देश? चीन। और चीन भी किसी भी मायने में किसी अन्य देश से, इवन अमेरिका से भी कम नहीं है। ठीक, तो जो जितना धनवान है वर्तमान समय में, उसकी पावर को ज़्यादा रूप में देखा जाता है कि हाँ ये ज़्यादा पावरफुल है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन व्हाइट कॉलरन का संबंध किससे है? चुनाव आयोग, सीबीआई, राजस्व खुफिया निदेशालय, सीवीसी। ठीक, ऑपरेशन व्हाइट कॉलरन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका आंसर दे देता हूं। राजस्व खुफिया निदेशालय। ठीक, राजस्व खुफिया निदेशालय ये इसके तत्वाधान में चलाया जाने वाला एक ऑपरेशन है। ठीक, और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन व्हाइट कॉलरन है। ये मेनली आपका ड्रग्स के खिलाफ है। ये किसके खिलाफ है? ड्रग्स के खिलाफ। ड्रग्स मतलब क्या होता है? नशीली वस्तुएं। नशीली वस्तुएं, इसका मतलब होता है नशीली वस्तुएं। नशीली वस्तुएं इसका तात्पर्य होता है। ठीक, और इनमें आपकी शामिल होती हैं कुछ दवाएं भी। और वर्तमान समय में इसको जो विशेष रूप से जिस दवा के लिए चलाया जा रहा है, और ये वो दवा है अल्प्राजोलम। वो दवा है आपकी अल्प्राजोलम। ठीक, अल्प्राजोलम एक साल्ट है जो व्यक्ति के शरीर को थोड़ा सा शिथिल कर देता है, अच्छी नींद आती है। नींद के डॉक्टर जो है इस दवा को लिखते हैं अल्प्राजोलम, जो मार्केट में इस समय जो बिक रही है, मार्केट में अल्प्रेक्स के नाम से बिकती है। अल्प्रेक्स के नाम से बिकती है, ट्राइका के नाम से बिकती है, ट्राइका के नाम से बिकती है। लेकिन बिकने का मतलब है कि अब इनको जो है डॉक्टर के पर्चों पर ही दिया जाता है। अगर कोई अदर फॉर्मेट में इस दवा को प्रोवाइड कर रहा है कोई भी दुकानदार, तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, इस दवा की ज़्यादा डोज, इस दवा की ज़्यादा डोज जो है वो किसका काम करती है? नशे का। किसका काम करती है? नशे का। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम व्हाइट कॉलरन चलाया जा रहा है, सफ़ेद कलर की ये दवा होती है। ये जो चलाया जा रहा है किस के लिए चलाया जा रहा है? किस दवा को ध्यान में रख करके? अल्प्राजोलम को। ठीक है, और ये जो आपका नेटवर्क है, ये आपका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन व्हाइट कॉलरन, ये आपका सभी राज्यों के आपसी समन्वय से बनाया गया है। ठीक, इसमें सभी राज्य जो है सभी राज्यों से मिलकर के इस ऑपरेशन को, इस नेटवर्क कह सकते हैं आप, एक नेटवर्क बनाया गया है। इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। और आपके जो भारत के युवा हैं बहुत तेज़ी से इस दवा के आदी होते चले आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ये जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसमें जिस डिपार्टमेंट की भूमिका है,
संबंध है वो है आपका राजस्व खुफिया निदेशालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्व खुफिया निदेशालय। खड़ाखड़ आंसर भेजते रहिएगा। आंसर भेजने में जरा सा भी संकोच मत करिएगा। अगर नाम से डरते हो कि हमारी आईडी नाम से आ रही है तो उसके लिए भी मत डरिएगा। आईडी चेंज करिए, नंबर चेंज, अपना जो है आंसर आप भेजते रहिएगा, उसके लिए मत संकोच करिए। क्लास में लगातार बने रहिएगा। आपको हर एक क्वेश्चन से सीखने को मिलता है। बहुत ध्यान से कंटेंट को, एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान दीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ, तुरंत आंसर दे करके आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरा इतनी रात में क्लास लेना और क्लास के बाद आपको सिर्फ आंसर बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। यदि आप जाग रहे हैं, हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मुझसे कुछ मिले, ठीक है। अगर हम लोगों के द्वारा ये टीम वर्क है, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। इसलिए ध्यान से क्लास को सुना करिए। और ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर चीज़ को लिखिए, नोट करिए, लेकिन क्लास को बहुत ध्यान से सुना करिए, आपको 100% सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाल ही में नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक, हाल ही में नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली। इन चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। सबसे पहले इसकी डेट आपकी है 16 नवंबर को। डेट आपकी कौन सी है? 16 नवंबर। मैराथन नाम से आप इसको दौड़ मत समझिए, ये कोई दौड़ प्रतियोगिता नहीं है, ये कोई दौड़ प्रतियोगिता नहीं है, ठीक। ये फिर क्या है? ये एक सामाजिक दौड़ है, ये एक सामाजिक दौड़ है। सामाजिक दौड़ का मतलब क्या होता है? समाज का प्रत्येक व्यक्ति, समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति इस दौड़ में भाग लेगा। बुढ़ा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति इस मैराथन में भाग लेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक जागरूकता उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य पे बात की जाए, उद्देश्य पे बात की जाए तो इसका उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है सामाजिक जागरूकता, और उससे भी बड़ा उद्देश्य है आपका स्वास्थ्य जागरूकता, ठीक। और इसका जो वास्तविक पर्पज है कि नशा मुक्त भारत, इसका जो वास्तविक पर्पज है वो है नशा मुक्त भारत, ठीक, नशा मुक्त भारत, ठीक। और दूसरा उद्देश्य है फिट इंडिया, आपका फिट इंडिया, ठीक। तो ये मैराथन एक दौड़ नहीं है, ये मैराथन जो है सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, ये एक जागरूकता कार्यक्रम है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के अंदर जागरूकता लाने के लिए, स्वास्थ्य संदर्भों में जागरूकता लाने के लिए ये मैराथन आयोजित की जाएगी 16 नवंबर को। और ये मैराथन आयोजित की जाएगी कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली, ठीक। 1 सेकंड के लिए ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन, आना तय है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किसे शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रमोद कृष्णन, श्री रविशंकर, सदगुरु जग्गी वासुदेव, इनमें से कोई नहीं, ठीक। इनमें से किसको ये पुरस्कार दिया जा रहा है? और देखिए इसमें क्या लिखा है, शांति और सुरक्षा के लिए। किसके लिए? शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। प्रमोद कृष्णन, श्री रविशंकर, सदगुरु जग्गी वासुदेव, इनमें से कोई नहीं। मतलब जिस व्यक्ति ने शांति और सुरक्षा के लिए काम किया होगा वही व्यक्ति होगा। जिसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री रविशंकर, ठीक। इनको आप सभी लोग इनके नाम से परिचित होंगे। और इसमें जो है इनका क्या उद्देश्य है, इनका क्या योगदान है, ठीक, मैं बताना चाहूँगा। इनका एक संगठन है और उस संगठन का नाम है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट माने क्या हुआ भैया? कला। आर्ट माने कला हुआ, लिविंग मतलब जीने की कला। क्या कह सकते हैं? जीने की कला।
ये इनका एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना, आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। तो आर्ट ऑफ लिविंग मतलब लोगों को जीने की कला सिखाते हैं। इनका जो है एनजीओ है, लोगों को जीने की कला सिखाता है। किस तरह से सबसे पहला फोकस इनका रहता है कि आपके तनाव को क्या करना है, कम करना है। खुशहाली में सबसे बड़ी बाधा आपके तनाव है, और इस तनाव को दूर करने के लिए ये जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो ध्यान है। ध्यान मुद्रा को अपनाने की सलाह देते हैं, योग को अपनाने की सलाह देते हैं, और श्वास क्रिया से संबंधित क्रियाकलापों को करते हैं। तो इनका 3 प्रोडक्ट है। इस 3 प्रोडक्ट से ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में किस चीज़ को काम करने में सहयोग करते हैं, तनाव को, और इसलिए ही इनके संगठन को कहा जाता है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। और इस कला को ये लोगों के बीच में प्रसारित करना चाहते हैं। बहुत सालों से इस पे काम कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा नाम है ये, और वास्तव में इनके द्वारा बताए गए चीज़ों पे अगर फॉलो किया जाए तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो इनको ही शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री सी रविशंकर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, खटाखट आंसर देते रहिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लें। मैं अपने करंट अफेयर्स के सारे जो आपकी क्लासेस होती हैं उनके PDF को भेजता रहता हूँ, आप उससे अपनी एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ठीक, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 3 नवंबर, 5 नवंबर, 4 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक, सुनामी के बारे में क्या फैलानी है? जागरूकता, और उसी को समर्पित दिवस है। ठीक, सबसे पहले सुनामी पे बात होगी। सुनामी क्या है भैया? एक लाइन में, हमेशा की तरह मेरी एक लाइन में डिफिनीशन होती है। सुनामी क्या होती है? समुद्र में आया भूकंप, समुद्र में आया भूकंप। ठीक, और ये समुद्र में आया भूकंप आपका लहरों को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, और जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है किस पे? तटों पर। ठीक, जैसे भूकंप के बारे में आप लोग जानते हो या नहीं जानते होंगे। भूकंप से संबंधित जो थ्योरी है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, और इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के नीचे प्लेटें हैं, और ये प्लेटें जब भी आपस में जो है इनमें मूवमेंट होती है, रगड़ खाती है या एक दूसरे से लड़ती हैं, तो इसका प्रभाव धरातल पे होता है। और धरातल पे यदि स्थल है तो स्थल पे नुकसान होता है, और धरातल पे स्थल न हो करके अगर कोई समुद्र है तो उस पे जो आपका भूकंप आता है उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? सुनामी। सुनामी से बहुत सारा नुकसान भी होता है। भारत में लास्ट टाइम में जो सुनामी आई थी, भारत में जो अंतिम बड़े पैमाने पर सुनामी आई थी, अंतिम सुनामी आई थी, वो दिन था आपका कौन सा? दिन नहीं, वर्ष 2004। और ये भारत के किस क्षेत्र में आई थी? भारत के आई थी किस क्षेत्र में? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था। इसके अतिरिक्त भी भारत के तटीय राज्यों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो दिवस हम लोग मनाते हैं वो दिवस है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 5 नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है 5 नवंबर। खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा, एक्सप्लेनेशन और कंटेंट पे एकदम फोकस किए रहिएगा। बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन 11 से 12 नवंबर, अच्छा ये डेट है, 11 से 12 नवंबर की मेजबानी करेगा। ठीक, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भारत। ठीक, ये आपका आयोजन हो रहा है आपका किस डेट को? 11 से 12 नवंबर के बीच में, 11 से 12 नवंबर के बीच में आयोजित होगा। ठीक, वैश्विक मतलब विश्व में हरित हाइड्रोजन, इसको समझना है। हरित हाइड्रोजन क्या है भैया? सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अब हम ऊर्जा के विकल्प के रूप में किसको प्रारंभ कर चुके हैं जिसको यूज करना? हाइड्रोजन को। अब हम ऊर्जा का एक विकल्प और प्राप्त कर चुके हैं, कई जगह प्रयोग चल रहे हैं, कई जगह काम भी चल रहा है, और कई जगह इससे जो है आपके इंजन भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक, तो इस हाइड्रोजन को
एक नाम दिया गया हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन देखिए कितना सिंपल होता है क्वेश्चन। हरित हाइड्रोजन मतलब हमको उस तरह से हाइड्रोजन उत्पन्न करनी है जिसमें पर्यावरण प्रदूषण ना हो, पर्यावरण प्रदूषण ना हो। ऐसी हाइड्रोजन को हम लोग कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन या हरित हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पाओगे कहाँ से भैया? सबसे आसान है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, सीधे पानी लेते हैं, ठीक, जिसमें हम इसको क्रैकिंग कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और इसको हम H2 और O2 में जो है डिवाइड कर देते हैं और इस हाइड्रोजन का प्रयोग हम लोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। लेकिन इसके लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसके लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन को पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? कोयले का। किसका प्रयोग करते हैं? कोयले का। लेकिन इस प्रकार की हाइड्रोजन जो हरित हाइड्रोजन है, इसमें कोयले का प्रयोग नहीं होगा। आप ये जानते रहिएगा, आज भी हमारे विद्युत ऊर्जा की ज़रूरतें इंडिया में लगभग 40 से 50% कोयले को जला करके तापीय ऊर्जा से प्राप्त होती हैं और उस तापीय ऊर्जा को हम लोग जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो इस हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए हम कोयले का जो है कोयले को नहीं जलाएंगे। इस कोयले के स्थान पे है हम कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करेंगे? सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? पवन ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये दोनों ग्रीन एनर्जी हैं, ये हरित ऊर्जा हैं, इनमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और इसी हरित ऊर्जा से हम लोग कौन सी हाइड्रोजन को निकालेंगे? हरित हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो वह विधि जिसमें पर्यावरण प्रदूषण ना हो और हम हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकें, पानी से प्राप्त कर सकें और उस हाइड्रोजन का प्रयोग हम लोग ऊर्जा के रूप में कर सकें, उसे ही कहते हैं हरित हाइड्रोजन। और इस हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन 11 से 12 नवंबर के बीच में हो रहा है और इसकी मेजबानी हो रही है। मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। कौन कर रहा है? भारत। भारत कर रहा है इसकी मेजबानी। ठीक, ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। खड़ाखड़ आंसर दीजिएगा, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। कल संडे है, खींच कर सोइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे अपनी नींद को प्रदर्शित करते रहते हैं आंसर देने के साथ, तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखें। नींद सबको आती है, आप क्लास में इन्वॉल्व होइए, देखिए नींद अपने आप गायब हो जाएगी। ठीक, नींद उन्हीं को आएगी जिसको थोड़ा सा अरुचिकर लगेगा। तो क्लास में इन्वॉल्व होइए, तो एकदम 100% इन्वॉल्व होइए, ठीक है। और अभी ठंडी है, बहुत दिन लड़ना है, तो अभी से आदत बना लीजिए। ठीक, कुछ लोग ये बताते हैं कि मैं 10 बजे सो जाता हूँ और 3:30 बजे उठ जाता हूँ, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें जो है आप, ठीक है, आप जल्दी सोते हो, थोड़ा सा आप जो है 40 मिनट 45 मिनट और जग लीजिए और आप उधर आराम से 4 बजे तक उठ सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनमें से कोई नहीं। 100% ये आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का रेट बहुत हाई है, ठीक, क्योंकि ये पहला है, दुनिया का पहला। और बड़ी चीज़ देखिए, दुनिया का पहला कैशलेस देश। ठीक, कैशलेस भैया, कैशलेस मतलब अब आपके आदान प्रदान में कैश का प्रयोग नहीं होगा। सरकारी रूप से इसकी घोषणा हो चुकी है और ये जिस देश की बात हो रही है उसमें 99% जो मुद्रा का आदान प्रदान हो रहा है, उस मुद्रा का प्रदान का रूप जो है, या तो वो किसी ऐप के द्वारा ट्रांसफ़र की जा रही है, या आप उस मुद्रा को आप किसके द्वारा ट्रांसफ़र कर रहे हैं? स्कैनर के द्वारा, या आप लोग उस मुद्रा को ऑनलाइन जो है ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बैंकों से भी अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ऑनलाइन मेथड से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ये ट्रांजैक्शन का ऐसा मेथड है जिसमें कैश नहीं है, जिसमें कैश नहीं है। डिजिटल रूप में अगर आप कहिए, कैशलेस मतलब क्या होता है? डिजिटल रूप में मुद्रा का आदान प्रदान करना कैशलेस आदान प्रदान मुद्रा का कहा जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया चीज़ है। और इस कैशलेस का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा ये भ्रष्टाचार को रोकने में कारगर होगा। कैसे भ्रष्टाचार को रोकने में कारगर होगा? भ्रष्टाचार सदैव ऑनलाइन नहीं किया जाता है। जो भी मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है वो हमेशा नोटों के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि नोटों के माध्यम से अगर किया जाएगा तो उसकी जानकारी जो है सरकारी स्रोतों को नहीं प्राप्त होगी और वह ब्लैक मनी के रूप में काउंट हो जाएगी। तो लोगों के बीच में इस मुद्रा का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कैशलेस का, और धीरे धीरे सभी देशों को इस तरफ बढ़ना चाहिए। भ्रष्टाचार में सबसे बड़ी बाधा आपकी मुद्रा है।
यदि मुद्रा हट जाए तो जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो ऑनलाइन होंगे तो सरकार को दिखेंगे, जिससे ये उस मनी का स्रोत पता लगेगा, किसको ट्रांसफ़र हुई है, किस बेस पे ट्रांसफ़र हुई है, क्यों ट्रांसफ़र हुई, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होगा। तो सभी देशों को इस देश से सबक लेने चाहिए। और इस देश कौन सा है? आपका विश्व का पहला देश है स्वीडन। ठीक, चुपचाप बना, किसी को भनक नहीं लगी। जब ये कंप्लीट हो गया, 99% कंप्लीट कर लिया, और तब इसने पूरे विश्व को ये बताया कि भैया हम कैशलेस कंट्री बन चुके हैं। और सारे विश्व के सारे देश शॉक हो गए कि इस देश ने ऐसा कैसे कर लिया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। फिर मैं चीते लेके आया हूँ। ठीक, और लाने का कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एकदम क्लियर कर दूंगा आज, सारा चीता आपको क्लियर कर दूंगा। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? ठीक, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली चीज, प्रोजेक्ट चीता क्या है मैंने उस क्लास में ही बताया था, बस 1 सेकेंड और बताऊंगा। चीतों को हमने 1952 से विलुप्त मान लिया, 1952 से विलुप्त मान लिया। ठीक, 1952 से विलुप्त मान लिया। पुनः हमने प्रयास किया, प्रारंभ किया इनको बसाने का वर्ष 2022 से, और उस वर्ष 2022 से हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया? प्रोजेक्ट चीता चलाया। कौन सा चलाया? प्रोजेक्ट चीता चलाया। और ये प्रोजेक्ट चीता 2022 से स्टार्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने किस कंट्री को चुना? नामीबिया से हम उठा करके ले आए चीते, और इनको डाल दिया कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क में। सबसे पहले हमने कहाँ पे डाला इनको? कूनो नेशनल पार्क, एमपी में। ठीक, उसके बाद फिर हमने किस देश से मंगाया? दक्षिण अफ्रीका से। और वर्तमान समय में जो ये 8 का प्रश्न है, 8 चीतों की बात हो रही है, इसको हमने मंगाया किस देश से भैया? बोत्सवाना भी अफ्रीकन कंट्री है। ये भैया अफ्रीका से क्यों लाए जा रहे हैं? तो आप लोग को बता दें कि जो चीतों का मूल रीजन है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी माना जाता है। इसकी स्पीड को कोई भी आज तक नहीं पकड़ सका है, और इसीलिए हम बार बार अफ्रीका से हम चीतों को लाते हैं और चीतों को बसाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। तो कूनो नेशनल पार्क के अलावा देखिए, मैंने उस दिन भी आपको क्वेश्चन बताया था, कहाँ पर है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में, ये भी एमपी में है, यहाँ पर भी चीतों को रखा गया है। लेकिन ये नामीबिया वाला याद रखिएगा, कहाँ जाएगा? कूनो में जाएगा पहले, उसके बाद ये चाहे जहाँ ले जाएं। उसके बाद नौरादेही, मैंने आपको उस दिन बताया था कि तीसरा निवास घर चीतों का। ठीक, नौरादेही, ये भी आपका कहाँ पर है? एमपी में। तो ये जो 8 चीते आएंगे, इन 8 चीतों को हम भारत में किस देश से ला रहे हैं? बोत्सवाना। तो इसका राइट आंसर है बोत्सवाना। ये भी अफ्रीकन कंट्री है। धीरे धीरे हमारे देश में चीतों का जो है संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा किसे दिया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफको, अमूल, क्रिब्को, नेफेड। सबसे पहली चीज, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, ठीक है, ICA, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में। ठीक, इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब ये बात फंस रही होगी, खटक रही होगी कि ये सहकारी समिति क्या है। सहकारी समिति बहुत सिंपल है, ऐसी समिति जो जनता के द्वारा, एक ऐसी समिति जो जनता के द्वारा निर्मित होती है। इसमें किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, परंतु नियमावली से चलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि हमें आपस के लोगों के द्वारा बनाया गया, आपसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया एक समिति होती है। जैसे हम लोग 10 लोग मिल करके एक कमेटी बनाएं और ये 10 लोग समान मत हो, 10 लोग का समान वोट हो, 10 लोग की राय को काउंट किया जाए और 10 लोग आपस में मिल करके एक दूसरे की क्या करें? सहायता करें। ऐसी समितियों को हम लोग कहते हैं सहकारी समिति। ठीक, और इस सहकारी समिति में देखिए, इस संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर जीडीपी के आधार पर दुनिया के शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा आपके अमूल को दिया है। किसको दिया है? अमूल। अमूल को दुनिया जान गई है। अमूल एक ऐसा ब्रांड है जो दूध एवं
दूध एवं दूध से बने उत्पादों के लिए जाना जाता है। दूध एवं दूध से बने उत्पादों के लिए जाना जाता है। ठीक, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर है? आनंद, गुजरात। ठीक, इस ब्रांड को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। पूरे भारत में क्वालिटी के लिए जाना जाता है। दूसरे स्थान पर शीर्ष सहकारी संस्था में ये भी जानते रहिएगा कि इफ्को को रखा गया है। ये आपकी एक सहकारी समिति है जो किसका प्रोडक्शन करती है? उर्वरक का, फर्टिलाइजर्स का ये प्रोडक्शन करती है। और अमूल किसका प्रोडक्शन करती है? दूध और दूध से उत्पादित चीज़ों का ये जो है प्रोडक्शन करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमूल। ठीक, खटाखट आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा कमिटमेंट है। बस आप क्लास को बहुत ध्यान से वॉच करते रहिएगा। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए साझेदारी तय करने वाला भारत का पहला राज्य, देखिए पहला आ गया। ठीक, राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ठीक, सबसे पहली बात स्टारलिंक कंपनी, देखिए क्वेश्चन अपने आप आंसर बनते रहते हैं। एलन मस्क की कंपनी है, क्या देती है ये? सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सुविधा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्या है? जैसे जो हम लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, जब हम उस इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तारों का प्रयोग करते हैं। ठीक, तारों का प्रयोग करते हैं। ठीक, केबल वायर का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडबैंड सेवा। ठीक, ब्रॉडबैंड सेवा करते हैं। जैसे आप देखिए वाईफाई देख रहे हैं, वाईफाई आप देखिए वायरलेस भी आ चुका है, लेकिन इसके पहले जो वाईफाई या अलग अलग प्रकार के जो कंप्यूटर सेंटर होते थे, तो वहाँ पर हम लोग ब्रॉडबैंड तारों के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करते थे। इस ब्रॉडबैंड सेवा का फ़ायदा क्या है? स्पीड बहुत बढ़िया मिलती है, क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलती है, लेकिन हम लोग इस ब्रॉडबैंड, जैसे मोबाइल में हम लोग ब्रॉडबैंड सेवा का जो प्रयोग नहीं करते हैं, फ्री एयर जो है जो हमें इंटरनेट मिलता है उसका प्रयोग करते हैं। तो इस ब्रॉडबैंड सेवा को की जो एक बहुत बड़ी कंपनी है स्टारलिंक है, एलन मस्क की कंपनी है, और ये भारत के जिस राज्य के साथ समझौता कर रही है उस राज्य को ये बेहतरीन इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, और इस इंटरनेट सुविधा का प्रयोग वो राज्य सरकार अपने सरकारी विभागों में, ठीक, सार्वजनिक व्यवस्था मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सार्वजनिक व्यवस्था में प्रयोग करेगी। ठीक, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार स्टारलिंक के साथ टाई अप की है और अपने राज्य में बेहतर इंटरनेट सुविधा को बढ़ाने के लिए उसने ये समझौता किया है। ठीक, तो इसका पहला राज्य है जिसने स्टारलिंक के साथ ये जो है डीड की है। इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 12वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स, पुनेरी पल्टन, हरियाणा स्टीलर्स। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये प्रो कबड्डी लीग क्या है। ये कबड्डी लीग चौथी है, 12वीं है, ये ध्यान रखिएगा। पहली प्रो कबड्डी लीग जो है पिंक पैंथर्स ने जीती थी। ठीक, ये कोई याद करने की चीज़ नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रो कबड्डी लीग क्या है? ये प्रोफेशनल कबड्डी है। ये क्या है? कौन सी कबड्डी है? प्रोफेशनल कबड्डी प्रतियोगिता है। ठीक, ये कहाँ आयोजित की गई थी? त्यागराज स्टेडियम। कहाँ पर? त्यागराज स्टेडियम। ये स्टेडियम कहाँ है भैया? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक, और इसके जो विजेता हैं वो विजेता कौन है? दबंग दिल्ली। ठीक, प्रोफेशनल कबड्डी क्या होती है? प्रोफेशनल कबड्डी मतलब ये हुआ कि इसमें किसी स्टेट की, किसी डिस्ट्रिक्ट की टीम हिस्सा नहीं लेती है। देश के चुनिंदा कबड्डी खिलाड़ियों को चुन करके एक टीम बनाई जाती है। जैसे आप लोगों ने आईपीएल देखा होगा,
आईपीएल एक प्रोफेशनल क्रिकेट लीग है, ठीक है। इसमें कोई राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता, कोई देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अलग अलग देशों के खिलाड़ी, अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी, अलग अलग कंपनियों के द्वारा, अलग अलग फ्रेंचाइजियों के द्वारा बनाई जाती है। सेम इसी प्रकार का जो लीग है किस खेल प्रतियोगिता में, कबड्डी में, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रो कबड्डी लीग। और इसका जो 12वां एडिशन जो है वो जीता किसने, दबंग दिल्ली ने। और इसने किसको हराया, किस टीम को, पुनेरी पल्टन को। किसको हराया, पुनेरी पल्टन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दबंग दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव 2025 कहां प्रारंभ हुआ है? असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आपका मणिपुर। ठीक, बाली यात्रा महोत्सव, बाली नाम सुना लगता है और उसी से रिलेटेड है। बाली कहाँ है भैया, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। तो भारत में क्यों महोत्सव मनाया जा रहा है? पक्का इनमें से जो दिया राज्य है उसका इंडोनेशिया और अन्य देशों से क्या होगा, संबंध होगा। तो इंडोनेशिया मीन्स आपका दक्षिण आप एशिया कह सकते हैं, दक्षिण एशियाई देशों के साथ, दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंध पर आधारित ये महोत्सव है। ठीक, आधारित महोत्सव है। ठीक, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। किस प्लेस पे, कटक में ये आयोजन किया गया है, अभी चल भी रहा है। और इस आयोजन में उड़ीसा अपने दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा, इसलिए इसके साथ नाम क्या है, बाली यात्रा महोत्सव नाम है। और ये महोत्सव स्टार्ट हुआ था आपका कब, ये आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक, बहुत ही फेमस दिन है उत्सवों के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट वाली बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक पूर्णिमा ऐसा दिन है जहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। सबसे ज़्यादा क्या लगते हैं, मेले लगते हैं, सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। ठीक, आप अपने गांव में देख लीजिए, अपने शहर में देख लीजिए, भारत में देख लीजिए, जो अधिकांश मेले आपको किस दिन मिलेंगे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेंगे। ठीक, इसके साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक बहुत फेमस फेस्टिवल अब मनाया जाता है, देव दीपावली, जो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा मजबूत रूप में मनाया जाता है। कहाँ पे, बनारस में। कहाँ पर, बनारस में। ठीक, अब भैया आते हैं, अच्छा आंसर मैंने बता दिया, हाँ उड़ीसा के किस प्लेस में, कटक। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा लास्ट तक। बस आपके 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपको दूंगा। लो आ गया, खेल से ही रिलेटेड। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा की है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और शतरंज। ठीक, तो इसको मैं पहले ही बता देता हूं आपको, इसका आंसर क्या होगा, हॉकी। ठीक, हॉकी के जो आधिकारिक जो शुरुआत हुई है वो मानी जाती है 7 नवंबर, कल की डेट है 7 नवंबर। वर्ष कौन सा होगा, 100 वर्ष घटा देंगे, कौन सा निकला, 1925 में। तो हमारी हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, लेकिन अधिकृत रूप से नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर आपसे कोई कहा जाए कि किस स्पर्धा में हमने अपना जो है ओलंपिक का गोल्ड जीता है, तो वो हमारी स्पर्धा कौन सी है, हॉकी ही है। हमने 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, अभी तक 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, और 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। और 1980 तक हॉकी का पूरे देश में एक छत्र राज था, हॉकी का एक छत्र राज्य था। ठीक, इसको किसी ने इसकी पदवी नहीं छीन पाई, ठीक है, पॉपुलरिटी नहीं छीन पाई। धीरे धीरे इसका जो है खेल कम हो रहा है, और अब जो तेज़ी से आपका गेम बढ़ रहा है वो आप जान ही रहे हैं कौन सा गेम है, क्रिकेट। और इसी हॉकी के जादूगर माने जाते थे जिन्होंने भारत को बहुत नाम दिया, ध्यानचंद। ठीक, और इन्हीं के नाम पे जो ध्यानचंद स्टेडियम है वहीं पर इसका आयोजन होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि केंद्र सरकार ने 100 वर्ष पूरे होने पे शताब्दी समारोह की घोषणा की है, वो आपका जो स्पोर्ट्स है आपका हॉकी है। ठीक,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर 72 देशों ने किस शहर में हस्ताक्षर किए हैं? जिनेवा, हनोई, न्यूयॉर्क, पेरिस। ठीक, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, आप लोग आंसर दीजिएगा। साइबर अपराध ये जान रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध, इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध, इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध। ठीक, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक, एक सम्मेलन है और उस सम्मेलन में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 72 देशों ने। किस देशों ने? कितने देशों ने? 72 देशों ने। वो प्लेस पूछा जा रहा है, तो इस पर एक ये क्या है, एक प्रकार की एक घोषणा है, एक प्रकार का ये फॉर्मेट है जिस पर 72 देशों ने साइन कर दिए हैं, तो उनको उस रूल पे फॉलो करना होगा। और किस अपराध पर ये काम होगा? साइबर अपराध पे। और ये 72 देश आपस में मिलकर के 72 देश आपस में मिलकर के एक मजबूत नेटवर्क बनाएंगे, और जिससे ऑनलाइन की दुनिया को मजबूत नेटवर्क बनाएंगे, जिससे ऑनलाइन की दुनिया को सुरक्षित किया जाए। धीरे धीरे और देश भी पीछे पीछे आएंगे, ये कन्फर्म है, लेकिन बहुत बहुत बड़ा कदम है। ऑनलाइन की दुनिया को सुरक्षित करना, ये आपका इसका उद्देश्य है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। साइबर अपराध की भूमिका धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूरे विश्व में इसके हर जगह केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इनसे निपटने के लिए हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पूरे विश्व में अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीक़ों से इसको निपटने का प्रयास कर रही हैं। ठीक, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें अपराधी का एकदम एग्जैक्ट लोकेशन हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इस अपराध में यही है। क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, खटाखट आंसर भेजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सैन्य शक्ति के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ठीक, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ठीक, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। तो ये इंडेक्स भी एक तालिका है। ठीक, तालिका में रैंक प्रदान की गई है, लेकिन ये रैंक जिस आधार पर दी गई है वो आधार आपका सैन्य शक्ति है, कि मतलब इसमें आर्थिक आधार नहीं है, इसमें सैन्य आधार को आधार बनाया गया है, सैन्य शक्ति। तो ओवरऑल देसी भाषा में समझाओ इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि पूरे विश्व में सेना के दृष्टिकोण से कौन सा देश सबसे मजबूत माना जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें जो है आपका जो सबसे मजबूत देश माना गया है वो आपका कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है, जिसकी सेना सबसे मजबूत है। और मजबूती का आधार देखिए क्या क्या होता है। पहली बात तो आधुनिक हथियारों का प्रयोग। आधुनिक हथियारों का प्रयोग कितना कौन कर रहा है? ठीक, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल। ठीक, संख्या बल को देखा जाता है। ठीक, उसके बाद सैन्य बल मतलब जहाजी बेड़े को भी देखा जाता है, जहाज वगैरह को भी देखा जाता है। इन सभी आधारों पे ये देखा जाता है कि विश्व में सबसे मजबूत सेना किस देश की है, तो वो देश कौन सा है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें देखिए रसिया दूसरे स्थान पर है, चीन तीसरे स्थान पे है। खुशी की बात यह है कि आपका भारत चौथे पे। और दक्षिण कोरिया देखिए कितना छोटा सा देश है, लेकिन उसके पड़ोसी, अपने परम प्रिय पड़ोसी उत्तर कोरिया के कारण उसको अपने सैन्य बल को मजबूत करना पड़ा है। और वो आपका जो पोजीशन बना ले गया है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सी है? 5वीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये रही आज की करंट बम का 15वां क्वेश्चन। आज की क्लास कैसी लगी? आप सभी लोग इसको जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।